हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत करने में जिस सबसे बड़े सेक्टर का हाथ है उसे हम कोर इंडस्ट्रीज या कोर सेक्टर कहते हैं। वास्तव में यह केवल उत्पादन के लिए नहीं बल्कि देश के औद्योगिक स्वास्थ्य, निवेश के माहौल और दीर्घकालीन विकास का भी संकेतक है। तो भारत में हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा कोर इंडस्ट्री डेटा जारी किया गया है। इसके अनुसार कोर सेक्टर ने 6.3% की ग्रोथ दर्ज की है, जो कि पिछले 13 महीनों में सर्वाधिक है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और महंगाई के दबाव के बीच यह आंकड़ा भारत के लिए कहीं न कहीं आशा का और विश्वास का संकेत देता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देता है। वास्तव में यह रिपोर्ट निकली है ET Now पर, जहां पर अगस्त में कोर सेक्टर डेटा जारी किया गया है और 8 कोर इंडस्ट्रीज ने 6.3% ग्रोथ रेट प्राप्त की है। यह न्यूज़ थी। अब यह न्यूज़ किस तरीके से यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप यह प्रश्न देखिए जो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया कि भारत में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक वजन वेटेज दिया जाता है? कोयला उत्पादन, बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या इस्पात उत्पादन? इस प्रश्न का उत्तर तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, लेकिन इस पर प्रश्न आपको प्रीलिम्स और मेंस में लगातार डिफरेंट गैप्स पर पूछे जाते हुए मिलेंगे जरूर। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इसके महत्व को जानने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आपको सलाह और सहायता चाहिए होगी वह भी आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। तो बात करते हैं टॉपिक के। कोर सेक्टर क्या है, कोर सेक्टर के बारे में जानिए। तो देखिए, कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज आती हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक तेल, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, बिजली, इस्पात और सीमेंट। ये सब मिलकर के IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनाती हैं, जो कि लगभग भारतीय इकोनॉमी के टोटल प्रोडक्शन में 40.27 इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन का हिस्सा देते हैं। इसीलिए कोर इंडस्ट्रीज को भारत का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है या बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ भी कहा जाता है। देखिए, जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इसमें सबसे पहले कोयला आएगा, जो कि ऊर्जा उत्पादन और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है। कच्चा तेल आता है, जो कि रिफाइनरी और पेट्रोलियम उत्पादों का आधार है। प्राकृतिक गैस आती है, जो बिजली उत्पादन, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल के लिए यूज होती है। रिफाइनरी उत्पाद आते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब आते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट और उद्योगों के लिए अहम है। उर्वरक आती है, जो कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा से सीधा संबंध रखती है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो कि सभी उद्योगों और घरेलू गतिविधियों का आधार है और सबसे अधिक वजन इसी का है। इस्पात की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्य क्या ये प्रमुख स्तंभ होता है, यानी कि स्टील। और सीमेंट की अगर बात करें तो आवास, सड़क और बुनियादी ढांचे के लिए बहुत आवश्यक है। वास्तव में जो सूचकांक है ये औद्योगिक गतिविधियों का पैमाना बताता है। ये जो आपका IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये औद्योगिक गतिविधियों का पूरा पैमाना है एक तरीके से। IIP में जो योगदान है, जो IIP का योगदान है कोर सेक्टर का, वो है 40.27%, 40.27%। ये केवल कोर इंडस्ट्रीज हैं जो IIP में होती हैं। यानी कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो लगभग आधा हिस्सा तो इन 8 इंडस्ट्रीज का ही होता है। अगर कोर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर ये धीमा है तो इसका मतलब है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर निगेटिव असर होना पक्का है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इन उद्योगों का आउटपुट सीधे जीडीपी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि से जुड़ता है। यह निवेश को आकर्षक भी बनाता है। विदेशी निवेशक जो FDI लाते हैं या घरेलू निवेशक वास्तव में कोर सेक्टर के डेटा को देख करके ही निवेश करते हैं, यानी कि अगर इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो निवेश भी अच्छा होगा। कोर सेक्टर से जुड़े उद्योग मानव श्रम को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और इस वजह से अगर आप देखें तो इसमें सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। बिजली, सड़क, फैक्ट्री
और ये सब चीजें जब बात करें तो यह सब के सब इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम आसान भाषा में कहें तो कोर इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कोयला, तेल और गैस जैसे संसाधन हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और इनकी उपलब्धता और इनका रहना देश में हमें रणनीतिक रूप से भी स्वतंत्र बनाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 8 इंडस्ट्रीज है। अब इसके हालिया रुझान, जो अभी के रुझान रहे और पिछले रुझान रहे, उनकी अगर हम चर्चा करें तो अप्रैल 2025 में सिर्फ 0.5% ग्रोथ थी इसमें। मई 2025 में 0.7% ग्रोथ थी, जो कि 9 महीनों का न्यूनतम स्तर था। और अगस्त 2025 में अगर हम बात करें तो 6.3% है, जो पिछले 13 महीनों का उच्चतम स्तर है। यह उछाल मुख्यतः स्टील, सीमेंट और बिजली सेक्टर के कारण हुआ है, और जबकि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस में गिरावट की दर अभी रही है इस इंडेक्स में, इस बार की जो डेटा आया है उसमें भी। अगर हम देखें तो ये इतनी ग्रोथ और इतना ब्राइट होने के साथ साथ इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे पहले चुनौती यह है कि बेस इफेक्ट की अगर हम बात करें, कम आधार वर्ष होने के कारण ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देता है। हम पिछले महीने के कंपेयर कर रहे हैं, पिछले 4 महीने का कंपेयर कर रहे हैं, तो बेस ही हम कम ले रहे हैं, इसकी वजह से हमें ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, ऊर्जा संकट की अगर हम बात करें, कच्चा तेल और गैस पर उच्च निर्भरता है, जो कि हमारे लिए ऊर्जा संकट का एक बड़ा कारण रहता है। वैश्विक अस्थिरता अभी खत्म नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है। पश्चिम एशिया में संकट गहराता जा रहा है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं और अभी भविष्य में होते रहेंगे। पर्यावरणीय दबावों की अगर हम बात करें तो कोयला आधारित जो हम बिजली उत्पादन पर निर्भरता रख रहे हैं, वह बहुत बड़ी समस्या हमारे पर्यावरण के ऊपर भी है। हमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। नीतिगत अनिश्चितता की बात करें तो कर, सब्सिडी और विनियामक नीतियों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। संरचनात्मक बाधाओं की भी अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ रही है, पुरानी तकनीक है हमारे पास और हमारी उत्पादकता भी कम है। तो इन चुनौतियों को हमें एड्रेस करना होगा अगर हमें ये ग्रोथ का ट्रेंड आगे बनाए रखना है और बढ़ाए रखना है। देखिए, अगस्त 2025 में जो ये 6.3% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन लंबे समय तक अगर इसे बनाए रखना है तो भारत सरकार को ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आधुनिकीकरण, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और नीतिगत स्थिरता पर बल देना होगा। अगर ये कदम उठाए गए तो कोर सेक्टर न केवल अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा, बल्कि भारत को अगले दशक में वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यह पूरा विश्लेषण आपको यूपीएससी के नज़रिए से मैंने दिया इस पूरी रिपोर्ट के बारे में। महत्वपूर्ण रूप से एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए है। जो लोग 2027 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारे यहाँ नवरात्रि महोत्सव सेल चल रही है, जिसमें आज यानी कि 24 सितंबर तक आपको एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट जो है वह वास्तव में 2027 के साथ साथ 26 और 28 के बैच में है, और हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी भाषा में अगर आप लेते हैं तो यह डिस्काउंट अवेलेबल है। 2027 के लिए आपको मात्र 27,999 रुपये की फीस पर यह पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, और इसमें यह फीस आपको तब पड़ेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड ध्यान रखिएगा, यह कोड आपको स्टडी IQ IAS के किसी भी कोर्स को परचेस करते समय यूज करना चाहिए, कि चाहे आप ऑप्शनल का कोर्स ले रहे हो, चाहे GS का कोर्स ले रहे हो, या जुडिशरी का या स्टेट लेवल का। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरा फैकल्टी कोड है। तो जिन लोगों को 2027 के लिए टारगेट करना है, वो आज की डेट में प्लीज ज्वाइन जरूर कर लें, और ध्यान रखें पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।